मेरे 5वें जन्मदिन के दिन मेरी क्लास टीचर ने लोहे की रॉड से मेरे हाथ की हड्डी तोड़ दी। मैंने दांत पीस लिए लेकिन रोया नहीं। इसलिए नहीं कि दर्द नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मैं घर जाकर इस बारे में एक शब्द भी बोलूंगा तो मेरी माँ का पहला सवाल होगा, टीचर ने बाकी बच्चों को क्यों नहीं मारा, सिर्फ तुम्हें ही क्यों मारा। 7 साल की उम्र में दूसरे बच्चों को पॉकेट मनी मिलती देखकर मुझे बहुत जलन होती थी। मैंने करीब आधे महीने तक हिम्मत जुटाई और आखिरकार अपनी माँ से 1 रुपये मांगा ताकि मैं आइसक्रीम खरीद सकूं। लेकिन उसने सबके सामने मुझे घूर कर देखा और जोर से चिल्लाई। आसपास के लोग हमें देखने लगे। आइसक्रीम खाने से क्या तुम्हारे ग्रेड सुधर जाएंगे? दिन भर बस इन्हीं चीजों के पीछे भागते हो। अगर दूसरे बच्चों से अपनी तुलना करनी है तो अपने ग्रेड की उनके ग्रेड से करो। उस दिन मैं एक बात पूरी तरह समझ गया। अगर कोई बाहर वाला तुम्हें मारे तो उसे अनुशासन कहते हैं, और अगर तुम्हारी अपनी माँ मारे तो वो तुम्हारे भले के लिए है। मतलब हर स्थिति में गलती सिर्फ मेरी ही थी। उसी साल फाइनल परीक्षा में मेरे पूरे नंबर आए। मैं खुशी से अपना 100 नंबर वाला पेपर हवा में लहराता हुआ स्कूल से बाहर निकला और दौड़कर अपनी माँ के पास गया। बड़े उत्साह से मैंने उसे चमकता हुआ लाल 100 नंबर दिखाया। उसने बस हल्के से पेपर पर नजर डाली और फिर अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। ये तो बस शुरुआत है, इतना खुश मत हो। मैं तुम्हें एक इनाम दे सकती हूँ, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। इनाम? मेरी आंखें चमक उठीं, दिमाग में तुरंत खिलौने घूमने लगे। सच में माँ? तो चलो अभी खरीदने चलते हैं। मेरी बेचैनी देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है, अभी चलते हैं। मैं खुशी से चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि आज अल्ट्रामैन खरीदूंगा या नकली पिस्तौल। 2 गलियां पार करने के बाद माँ मुझे शहर के सबसे व्यस्त बाजार में ले आईं। उस समय वो बाजार हमेशा लोगों से भरा रहता था। दोनों तरफ की दुकानों में उस समय के सबसे नए और मशहूर खिलौने सजे रहते थे। मैंने वहां एक वीडियो गेम कंसोल भी देखा। माँ मेरा हाथ पकड़कर एक के बाद एक खिलौनों की दुकानों के आगे से गुजरती रहीं। मेरी नजरें हर खिलौने पर टिकी थीं और मेरा दिल खुशी से उछल रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं किसी खिलौने को ठीक से देख पाता, माँ मुझे आगे खींच लेती। माँ, हम असल में किस दुकान पर जा रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया। मुख्य सड़क की लगभग सारी खिलौनों की दुकानें हमारे पीछे छूट चुकी थीं। फिर भी माँ आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो एक कांच के दरवाजे के सामने रुकी। उसने दरवाजे के पास रखी कोई चीज उठाई और सीधे मेरी गोद में रख दी। ये लो, कैसी है? मैंने उसे देखा। वो एक नोटबुक थी। मेरा मूड ऐसे गिरा जैसे मैं बहुत ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिर पड़ा हो। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं बहुत गुस्से में आ गया और पास की खिलौनों की दुकान की ओर इशारा किया। मुझे वो चाहिए। वहां एक नकली मॉडल कार रखी थी। वो दुकान में सबसे आगे और सबसे खास जगह पर रखी थी। जब भी मैं वहां से गुजरता मेरी नज़र उस पर ज़रूर पड़ती। मैं काफ़ी समय से उसे खरीदना चाहता था। माँ ने मेरी बात अनसुनी कर दी। तुम अब इतने बड़े हो गए हो और अब भी खिलौनों से खेलना चाहते हो? खिलौनों के पीछे भागने से तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। थोड़े प्रैक्टिकल बनो। उसने स्टॉल पर रखी चीजें पलटी और एक और प्रैक्टिस वर्कबुक निकाली। ये भी ले लो, घर पर ठीक से करना। माँ ने जबरदस्ती दोनों किताबें मेरे हाथों में रख दी। मैं अचानक बहुत उदास हो गया। मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए। गुस्से में मैंने दोनों किताबें जोर से पीछे फेंक दी। किताबें हवा में घूमी, कुछ मीटर दूर जाकर जमीन पर गिर गईं। माँ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं दुकानदार के सामने उसकी बात का विरोध करूंगा। उसने अपना गुस्सा दबाया और चेहरा काला करके जमीन से किताबें उठाने गईं। किताबें फेंकने के तुरंत बाद मुझे गहरा पछतावा होने लगा। मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था। जब भी वो मुझे ठंडी नजरों से देखती और चुप हो जाती, समझ लो कि तूफान से पहले की शांति है। मैं वहीं जम गया। उसने किताबें उठाईं और धीरे धीरे मेरी ओर चलने लगी। जैसे ही वो मेरे पास पहुंची, बिना किसी चेतावनी के उसने किताब से मेरे चेहरे पर जोर से मारा। स्मैक! उस थप्पड़ की आवाज मेरे कानों में गूंज गई। मेरा सिर एक तरफ घूम गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सिर में तेज भिनभिनाहट शुरू हो गई। चक्कर आने की वजह से मैं ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। तो अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, है ना? तुमने मुझसे बहस करना शुरू कर दिया है। तुम्हें सच में लगने लगा है कि ये नंबर तुम्हारी अपनी काबिलियत से आए हैं। अगर मैं तुम्हें रोज पढ़ने के लिए मजबूर न करती तो तुम जिंदगी में क्या कर पाते? उसके शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह मेरे दिल को छेद रहे थे। मैंने दूर रखे उस खिलौने को देखा जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। दांत पीसकर मैंने सिर झुका लिया। अब बोल क्यों नहीं रहे? मन में अब भी मुझसे नाराज हो। उसने दोनों किताबें हाथ में लपेटी और मेरे सिर पर मारकर अपना गुस्सा निकालने लगी। थोड़ा सा भी चैन से नहीं रहने देते? मुंह खोलते ही खिलौने चाहिए। पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? बोलो। बोलते क्यों नहीं? मैंने अपने होंठ कसकर दबा लिए। मेरा दिल अंदर से पूरी तरह भर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भी पल फट जाऊंगा। जिस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, वही दिन इतना भयानक कैसे बन गया? जितना सोचता उतना ही उदास होता और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रो रहे हो? रोते हुए शर्म भी नहीं आती? मैंने क्या गलत कहा, बताओ? जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने गुस्से में मेरा माथा धकेल दिया।
शायद उसे लगा कि पहला धक्का काफ़ी नहीं था, इसलिए उसने दूसरी बार और भी जोर से धक्का दिया। मैं दुकान के दरवाजे पर सिर झुकाए खड़ा था। चारों ओर तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई थी। उनकी नज़रें सुइयों की तरह मेरे शरीर को चुभ रही थीं। मुझे लोगों की धीमी फुसफुसाहट और हंसी कानों में सुनाई दे रही थी। दुकानदार ने शोर सुना और तुरंत बाहर भागा। उसने एक नज़र में सब कुछ समझ लिया। उसने झट से प्रैक्टिस किताबें उठाईं और माहौल शांत करने की कोशिश करते हुए मुझे वापस थमा दी। मैडम, बच्चा अभी छोटा है। बच्चों का खिलौनों से प्यार करना बिल्कुल सामान्य है। प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। मैं ये दोनों किताबें बच्चे को दे दूंगा। हमारा शहर छोटा था और लोग रोज़ एक दूसरे से मिलते थे। ऊपर से मेरी माँ एक मिडिल स्कूल की इंग्लिश टीचर और क्लास टीचर थी। दुकानदार का बड़ा बेटा भी मेरी माँ की क्लास में पढ़ता था। मैंने इस तरह की चापलूसी वाली बातें पहले भी देखी थीं। जब दुकानदार ने मुझे बचने का मौका दिया तो मैंने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और फिर उम्मीद भरी नज़रों से माँ की ओर देखने लगा। शायद वो कम से कम लोगों के सामने मेरी इज्जत तो बचाए। दुकानदार की बात सुनकर माँ का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उसने गहरी सांस ली और उससे कहा, धन्यवाद मिस्टर लियू। ओह मैडम, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? दुकानदार ने सिर झुकाकर कहा, प्लीज़ हमारे शियाओ कियांग का भी ध्यान रखिएगा। उसे आपकी बहुत ज़रूरत है। लियू कियांग स्कूल में अच्छा कर रहा है। इस बार उसकी परीक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है। माँ का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। ये भी आपकी मेहनत की वजह से है मैडम, वरना शियाओ कियांग इंग्लिश में पास कैसे होता? बच्चे ने खुद मेहनत की है। माँ ने बहुत विनम्रता से औपचारिक बात खत्म की और फिर मेरा हाथ पकड़कर वहां से चल दी। मिस्टर लियू, हम चलते हैं। जी मैडम, आराम से जाइए। बिना कुछ बोले मैं पूरे दिल से गुस्से में उसके साथ बाजार से बाहर चला गया। जैसे ही घर का दरवाज़ा बंद हुआ, उसका सारे रास्ते दबा हुआ गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। उसने मेरी कमीज़ का कॉलर पकड़ा और मुझे सीधे बाथरूम में घसीट ले गई। हमारा घर मेरे पिता के ऑफिस से जुड़ा एक सरकारी क्वार्टर था। 2 कमरे और एक छोटा हॉल, कुल मिलाकर लगभग 50 वर्ग मीटर। बाथरूम इतना छोटा था कि मुश्किल से आधा वर्ग मीटर होगा। अंदर सिर्फ एक टॉयलेट, एक पानी का पाइप, मेरे पिता द्वारा लगाया गया एक शॉवर और एक साधारण वाटर हीटर था। एक समय में बाथरूम में मुश्किल से एक वयस्क खड़ा हो सकता था। बचपन में जब माँ मुझे नहलाती थी, मुझे उससे चिपक कर खड़ा होना पड़ता था, वरना मैं ठंडी दीवार से टकरा जाता। इतनी छोटी जगह देखकर मैं तुरंत समझ गया कि अब क्या होने वाला है। डर की लहर मेरे सिर से पैर तक दौड़ गई। माँ, माँ! जैसे ही उसने मुझे बाथरूम के अंदर धकेला, मैं पूरी तरह घबरा गया। दरवाज़ा पकड़कर मैं रोने और चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ बैठ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में कोई आदमखोर राक्षस छिपा हो। आज भी मुझे वो डर बिल्कुल साफ याद है। लेकिन माँ की नज़रों में मैं बस एक जिद्दी और बदतमीज़ बच्चा था। मैं कितना भी रोता और गिड़गिड़ाता, उसे रत्ती भर भी दया नहीं आई। उसने एक एक करके मेरी उंगलियां दरवाजे से हटाईं और मुझे अंदर धकेल दिया। मेरा सिर दीवार से टकराया और मैं ज़मीन पर गिर गया। अंदर बैठकर ठीक से सोचो। जब तक तुम्हें अपनी गलती पूरी तरह समझ नहीं आती, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगी। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। बैंग! रोशनी एक पल में गायब हो गई। वो आधे वर्ग मीटर का बाथरूम पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। मैं डर से कांपने लगा। मेरे शरीर का रोआं रोआं खड़ा हो गया। मैं पागलों की तरह दरवाज़ा पीटने लगा। माँ, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। माँ प्लीज़। मैं लगातार रोता रहा और दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन बाहर से आती उसकी आवाज़ बर्फ़ की तरह ठंडी थी। मैं कितना भी रोता, वो ज़रा भी नहीं पिघली। तभी मुझे दरवाजे के ताले के पास लोहे की जंजीर की आवाज़ सुनाई दी। वो बाहर से दरवाजे पर एक अतिरिक्त कुंडी लगा रही थी ताकि मैं बाहर ना निकल सकूं। आज शाम को मेरी क्लास है। जब तक मैं वापस नहीं आती, अंदर चुपचाप बैठकर अपने बारे में सोचो। ये सुनकर मैं पूरी तरह सुन्न हो गया। इसका मतलब मुझे उस अंधेरे बंद कमरे में कई घंटों तक रहना होगा। माँ, ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे बाहर निकालो। मैं और भी बेकाबू हो गया। मैंने दरवाजे पर पैरों से लातें मारनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि मैं अपना सिर भी दरवाजे पर मारने लगा। बाहर से माँ की आवाज़ आई, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। तुम्हें कब समझ आएगा कि मैं तुम्हारे लिए कितना सहती हूँ। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो ये सब होता ही क्यों? आखिरकार गलती तुम्हारी ही है। अंदर रहो और ठीक से सोचो। उसकी आवाज़ निराशा से भरी थी। मैंने उसके कदमों की आहट धीरे धीरे दूर जाते सुनी। फिर मुख्य दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। क्लिक! उस पल मैं पूरी तरह टूट गया। नहीं नहीं माँ, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मैं काफ़ी देर तक चिल्लाता रहा। आखिरकार मेरे अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई। मैं समझ गया कि रोने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। मैं दीवार से सट कर बैठ गया। मैंने अपने घुटनों को गले लगाया और उनमें अपना चेहरा छिपा लिया। कुछ समय बाद मेरी आंखें धीरे धीरे अंधेरे की आदी होने लगीं। मैंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि दरवाजे के नीचे एक बहुत पतली दरार थी। उसमें से बाहर की थोड़ी रोशनी अंदर आ रही थी। मैं उस दरार की ओर ऐसे रेंगा जैसे मुझे कोई जीवन रेखा मिल गई हो। मैंने अपनी आंखें उस दरार से सटाईं और बाहर देखने की कोशिश की। उस समय पतझड़ की शुरुआत थी और शामें जल्दी हो रही थीं।
बाहर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। जैसे ही पूरी तरह अंधेरा हो जाता, बाथरूम के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं उंगलियों पर गिनती करने लगा और उम्मीद करने लगा कि माँ जल्दी लौट आए। 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24। गिनती करते समय अचानक मुझे पानी की बूंद गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उस समय आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उस छोटे से बंद कमरे में उसकी गूंज बिल्कुल साफ थी। मैंने तुरंत गिनती रोकी और डरकर आवाज़ की दिशा में देखा। फिर एक और बूंद गिरी। जब मैंने ध्यान से देखा तो समझ आया कि पाइप में बचा पानी एक लकड़ी के टब में टपक रहा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन ठीक अगले ही पल अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम्हें बहुत डर लग रहा है? ये एक आदमी की आवाज़ थी। आवाज़ बिल्कुल साफ थी। मैं डर से बुरी तरह कांपने लगा। मेरे शरीर का रोआं रोआं खड़ा हो गया। मैंने तुरंत अपनी बाहें अपने चारों ओर कसकर लपेट लीं। कौन? तुम कौन हो? मेरा गला सूख गया था और मेरी आवाज़ कांप रही थी। आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। भूत के अलावा और क्या हो सकता है? क्या मैं भूत देख रहा हूं? मैं भूत नहीं हूं। उस आवाज़ में थोड़ी बेबसी थी, जैसे वो मेरे विचार पढ़ सकता हो। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मोफान है। मोफान? मैंने धीरे से उसका नाम दोहराया और सिर उठाया। उसकी आवाज़ में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए मेरे मन का डर थोड़ा कम हुआ। अंधेरे में किसी से बात करना शायद इतना बुरा भी नहीं था। तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं तुम्हें देख क्यों नहीं सकता? मैंने धीमी आवाज में पूछा। मैं तुम्हारे शरीर के अंदर हूँ, मेरे शरीर के अंदर। उस समय मैं बहुत छोटा था, इसलिए मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। शायद मोफान भी समझ गया कि मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। समझाने के बजाय उसने विषय बदल दिया। क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? हाँ, मैंने बिना सोचे सिर हिलाया। मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? मैं हैरान रह गया। कैसे? मोफान कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर तुम मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण लेने दो तो मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ। मैं उलझन में पड़ गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बचपन में मैंने कार्टून और कहानियों में देखा था कि हर इच्छा की एक कीमत होती है। एक जलपरी कुछ पाने के लिए अपनी आवाज त्याग देती है। एक राजकुमारी को भी अपना राजकुमार पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ये मोफान कह रहा था कि वो मेरे शरीर के अंदर रहता है, लेकिन मैंने पहले कभी उसे महसूस नहीं किया था। फिर मुझे ख्याल आया, क्या वे अजीब आवाजें जो मैंने पहले कभी कभी सुनी थीं असल में भ्रम नहीं थीं? क्या वे उसी की आवाज हो सकती थीं? अगर तुम मेरे शरीर पर नियंत्रण ले लोगे तो मेरा क्या होगा? क्या मैं मर जाऊंगा? इंसान स्वाभाविक रूप से मौत से डरता है। भले ही मैं उस समय छोटा था, फिर भी इस सवाल से मैं बहुत डर गया। मोफान ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें कभी मरने दूंगा? हम दोनों एक हैं। अगर दुनिया के सारे लोग मर भी जाएं तो भी मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। उसकी बातें सुनकर किसी कारण से मेरे अंदर अचानक एक अजीब भरोसा पैदा हो गया। लेकिन एक पल रुककर उसने कहा, एक बार जब मैं बाहर आ गया तो मैं वापस अंदर नहीं जाऊंगा। मैं तुम हूं और तुम मैं हो। क्या तुम ये स्वीकार कर सकते हो? क्या स्वीकार करूं? मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। एक शरीर में दो लोगों का रहना, उसने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा। मैंने कुछ देर सोचा और धीरे से जवाब दिया, अगर तुम मेरे साथ अच्छे रहोगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा। एक शरीर में दो लोग रहेंगे, ये थोड़ा अजीब था। लेकिन अगर अगली बार माँ ने मुझे फिर से इस अंधेरे कमरे में बंद किया तो कम से कम मेरे पास बात करने के लिए कोई तो होगा। मुझे लगा कि ये इतना बुरा नहीं है। मेरी सहमति सुनकर मोफान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अपनी आंखें बंद करो और अपने दिमाग को पूरी तरह खाली कर दो। मैंने उसकी बात मान ली। मैंने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। मैंने कोशिश की कि मेरे दिमाग में कुछ भी न चले। ठीक अगले ही पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर खींची जा रही हो। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो अगली सुबह हो चुकी थी। मैं अचानक उठ बैठा। मेरे दाहिने हाथ में तेज दर्द था। मैंने हाथ उठाकर देखा। मेरी दाहिनी कलाई बुरी तरह सूजी हुई थी। जब मैंने अपने नाइट ड्रेस की आस्तीन ऊपर की तो मेरी पूरी बाह पर नीले निशान और खरोंचें थीं। मोफान, ये सब क्या है? मैंने मन ही मन धीरे से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा शायद मोफान सो गया है। मैंने पिछली रात बेहोश होने के बाद की घटनाओं को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं दबे पांव बिस्तर से उठा और हमेशा की तरह अपने माता पिता के कमरे की ओर चलने लगा। जैसे ही मैं बाथरूम के पास से गुजरा, मेरे कदम अचानक रुक गए, क्योंकि बाथरूम का लकड़ी का दरवाज़ा बीच से बुरी तरह टूटा हुआ था और उसमें एक बड़ा छेद था। लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े पूरे फर्श पर बिखरे थे और नुकीले लकड़ी के टुकड़ों पर सूखा खून लगा था। मैं उस पूरे दृश्य को देखकर वहीं जम गया। तभी मेरी माँ जागी और धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। उसे देखकर मैं फिर डर गया। टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों के सामने खड़े होकर मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि हाथ पैर कहाँ रखूं। माँ ने मुझे देखा और कहा, कल रात तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई, है ना? उसकी आंखों में निराशा के साथ साथ मेरे प्रति गहरी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। कल रात तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई, है ना? माँ ने मुझे देखते हुए कहा।
उसकी आंखों में निराशा के साथ साथ नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर सोचने के लिए अंदर बंद किया था। तुम ये सारा ड्रामा किसके लिए कर रहे थे? तुम्हें पता भी है कि नया दरवाजा लगवाने में कितना खर्च आएगा? तुमने दरवाजा तोड़ दिया और अब पूरा बाथरूम पानी से भर गया है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? माँ ने इन सारी परेशानियों की जड़ भी मुझे ही ठहराया। कल तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की। तुम पूरी तरह बेकाबू हो गए हो। ये कहते हुए माँ ने मेरे बाल पकड़े और मुझे कमरे में घसीट ले गई। मैं दिन भर इतनी मेहनत करती हूँ, और किसके लिए? तुम्हारे लिए। उसने एक बेंत निकाली और एक के बाद एक मेरी टांगों पर मारने लगी। और बदले में तुम मुझे क्या देते हो? मेरा चेहरा देखो, देखो तुमने मुझे कैसे खरोंचा है। मुझे आज भी स्कूल जाना है। वहां सबको क्या जवाब दूंगी? दर्द की वजह से मैं उसकी बेंत से बचने के लिए इधर उधर कूद रहा था। तभी मेरी नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी। वहां 2 हल्की खरोंच के निशान थे। उस पल मुझे बहुत अन्याय महसूस हुआ। मुझे लगा कि आज सुबह माँ का गुस्सा मोफान पर होना चाहिए था, मुझ पर नहीं। जो मार मैं खा रहा था वो असल में मोफान की वजह से थी। मैंने मन ही मन तय किया कि जैसे ही मोफान जागेगा मैं उससे इस बारे में जवाब जरूर मांगूंगा। लेकिन लगातार कई दिनों तक मोफान दोबारा नहीं आया। माँ ने 2 मजदूर बुलाए। उन्होंने मेरा टूटा हुआ दरवाजा हटाया और उसकी जगह नया दरवाजा लगा दिया। मेरे दाहिने हाथ की चोट भी बहुत जल्दी ठीक हो गई। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गया और एक भी निशान नहीं बचा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। लेकिन एक चीज बदल गई थी, माँ की आंखें। वो मुझे हर दिन और अधिक गुस्से और कठोरता से देखने लगी थी। उसकी आंखों में ऐसा भाव था कि मेरे भीतर गहराई तक डर बैठ जाता था। इसी बीच स्कूल कैंटीन की दुकान का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। वहां बिकने वाली चीजों की संख्या भी बढ़ रही थी। कई तरह के स्नैक्स थे जो सिर्फ स्कूल में मिलते थे और बाहर कहीं नहीं। धीरे धीरे स्कूल खत्म होने के बाद बच्चे बाहर खेलने जाने के बजाय सीधे कैंटीन की ओर भागने लगे। सारे बच्चे एक साथ दुकान पर टूट पड़ते। दुकान के सामने इतनी भीड़ जमा हो जाती कि कुछ खरीदने अंदर जाने वाले के लिए अंदर घुसना मुश्किल हो जाता, और जो पहले से खरीद चुका होता उसके लिए बाहर निकलना। कुछ दिनों बाद स्कूल ने एक नया नियम जारी किया। स्नैक्स खरीदने के लिए अपना स्कूल आईडी नंबर रजिस्टर कराना होगा और हर छात्र दिन में सिर्फ एक बार ही सामान खरीद सकता है। यह नियम सुनकर स्नैक्स खाने वाले बच्चों की हालत खराब हो गई। उनके लिए यह किसी बुरी खबर से कम नहीं था। खासकर मेरा बगल वाला साथी बहुत परेशान था। उसे स्नैक्स खाना बहुत पसंद था और वो अक्सर क्लास में छिपकर भी खाता था। हमारी क्लास में उसके पास सबसे ज्यादा पॉकेट मनी थी और वो काफी खर्चीला भी था। आखिरकार उसके पिता शहर के डॉक्टर थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम हमेशा क्लास में स्नैक्स क्यों खाते हो? क्या तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकते? उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए और कहा, तुम नहीं समझोगे, छिपकर खाए गए स्नैक्स का स्वाद सबसे अच्छा होता है। मैं उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं पाया। आखिरकार मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी स्नैक नहीं खाया था, लेकिन उसकी बात मेरे दिल में एक छोटे पत्थर की तरह गिरी और जिज्ञासा की एक हल्की लहर पैदा कर गई। शायद मुझे भी एक बार छिपकर स्नैक्स खाने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान मेरा बगल वाला साथी अचानक मेरे पास आया और चापलूसी भरे स्वर में बोला, लीनो, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा स्कूल आईडी नंबर इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैंने भौहें चढ़ाई और पूछा, तुम मेरे आईडी नंबर का क्या करोगे? उसने कैंटीन की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अब स्कूल में स्नैक्स खरीदने के लिए अपना आईडी नंबर रजिस्टर कराना पड़ता है। मेरा आज का कोटा खत्म हो गया है, मुझे अपना नंबर इस्तेमाल करने दो। वैसे भी तुम कभी स्नैक्स नहीं खरीदते। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी उदासी भर गई। ऐसा नहीं था कि मैं स्नैक्स नहीं खरीदना चाहता था। असली बात यह थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं भी बहुत समय से जानना चाहता था कि स्नैक्स का स्वाद असल में कैसा होता है। मैं काफी देर चुप रहा। ये देखकर मेरे बगल वाले साथी ने तुरंत एक और प्रस्ताव रखा, चलो ऐसा करते हैं, मैं एक बार तुम्हारा आईडी नंबर इस्तेमाल करूंगा और बदले में तुम्हें 10 पैसे दूंगा। कैसा रहेगा? 10 पैसे? मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। एक बार आईडी नंबर देने के 10 पैसे। अगर मैंने उसे इस तरह 10 बार अपना नंबर इस्तेमाल करने दिया तो पूरा 1 रुपये हो जाएगा। अगर मैंने 1 रुपये बचा लिया तो मुझे माँ से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं चुपके से मसालेदार स्नैक्स के 2 पैकेट खरीद कर खा सकता था। यह बहुत बढ़िया सौदा था। मैंने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, हम दोनों का काम हो गया। मेरा बगल वाला साथी मेरा आईडी नंबर लेकर खुशी खुशी स्नैक्स खरीदने गया और मैंने उसके दिए पहले 10 पैसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिए और खुशी से उछल पड़ा। असल में कैंटीन से 10 पैसे में भी कुछ खरीदा जा सकता था। वहां एक तरह की स्ट्रेची टॉफी थी जिसका एक टुकड़ा 10 पैसे का था। लेकिन अपने बगल वाले साथी के प्रभाव में आकर मैं भी वही स्नैक्स चखना चाहता था जो वो अक्सर खरीदता था। थोड़े ही समय में मैंने 1 रुपये बचा लिया। उस दिन मैं इतना खुश था कि मेरे चेहरे की मुस्कान छिप ही नहीं रही थी। क्लास में घुसते ही मैंने अपने बगल वाले साथी से कहा, आज मैं तुम्हें अपना आईडी नंबर इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। वो हैरान हुआ और बोला, क्यों? मैं उसके कान के पास गया और रहस्यमयी लहजे में कहा, क्योंकि आज मुझे खुद इसका इस्तेमाल करना है।
क्लास के दौरान मैंने 10-10 पैसे के 10 सिक्के अपनी जेब में रखे हुए थे। मैं बार बार हाथ डालकर उन्हें छूता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जेब में दुनिया की सारी दौलत हो। मेरा दिमाग बस यही सोच रहा था कि आज कैंटीन से कौन से स्नैक्स खरीदूंगा। मेरी खुशी देखकर मेरे बगल वाले साथी को लगा कि शायद मैंने कोई नया खिलौना खरीदा है। फिर स्कूल की घंटी बजी। मैं तुरंत अपनी सीट से उछला और कैंटीन की ओर भागा। कैंटीन के जितना करीब पहुंचता, मेरा दिल उतनी ही तेजी से धड़कता। आखिरकार आज मैं भी स्नैक्स खाऊंगा। मैं सबसे पहले कैंटीन पहुंचा। एक ही नज़र में मैंने वही सूखा स्नैक देख लिया जो मेरा बगल वाला साथी अक्सर खरीदता था। उसके साथ ही वहाँ मसालेदार स्नैक्स का एक पैकेट भी था। मैंने तुरंत दोनों पैकेट उठाए और दुकानदार के पास भागा। मैंने अपनी जेब से 10-10 पैसे के 10 सिक्के निकाले और कांच के काउंटर पर रख दिए। अंकल, मुझे ये खरीदने हैं। मैंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि दरवाजे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैं डर से बुरी तरह कांप गया। लिनमो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुकानदार और मैंने एक साथ मुड़कर देखा। दरवाजे पर मेरी टीचर खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिकी थीं। उसकी आंखों का भाव देखकर मेरे दिल में डर बैठ गया। मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था। मेरी जीभ लड़खड़ाने लगी और बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं एक भी पूरा वाक्य नहीं बोल पाया। दुकानदार मेरी परेशानी नहीं समझा। उसने टीचर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, क्या आज आपकी ड्यूटी है? असल में कैंटीन का कारोबार इतना बढ़ गया था कि स्कूल ने अब हर ब्रेक के दौरान एक टीचर को ड्यूटी पर तैनात कर दिया था ताकि भीड़ की वजह से कोई समस्या न हो। टीचर ने सिर हिलाया और फिर उसकी नज़र फिर से मुझ पर टिक गई। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। तुम्हारी माँ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हें ये बेकार की चीज़ें खाने की इजाज़त नहीं है। उसने मुझे खास तौर पे कहा था कि तुम पर नज़र रखूं। ये कहते हुए टीचर अंदर आई और मेरे हाथ से दोनों स्नैक्स छीनकर दुकानदार को वापस दे दिए। फिर उसने काउंटर से मेरे सारे 10-10 पैसे के सिक्के उठाए और दुकानदार से कहा, ये भी रख लो। फिर उसने दुकानदार को सख्त आवाज़ में समझाया, मिस्टर अली, याद रखिएगा, अगर ये बच्चा दोबारा यहाँ आए तो इसे कुछ मत बेचिएगा। दुकानदार के चेहरे पर थोड़ी उलझन दिखी, लेकिन टीचर के निर्देश के बाद वो कुछ नहीं बोल सका। उसने सिर हिलाया और कहा, जी जी मैडम, मैं याद रखूंगा। दुकानदार ने मुझे गहराई से देखा। उसकी आंखों में छिपी सहानुभूति ने मुझे और भी उदास कर दिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर बिजली गिरी हो। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। क्यों? मैंने ये पैसा खुद कमाया है। मैंने अपनी माँ से नहीं मांगा। फिर मैं स्नैक्स क्यों नहीं खरीद सकता? मेरी नाक में हल्की जलन हुई और मेरी आंखों में अचानक आंसू भर आए। दर्द और गुस्से ने मेरे सीने को इतना भर दिया कि मैं बोल ही नहीं पा रहा था। आंसू बस बहते रहे। टीचर झाओ मुझे भीड़ से बाहर ले गई और एक शांत कोने में ले आई। वो बैठ गई और मुझे एक टिश्यू दिया। लीनो, तुम्हारी माँ ने स्कूल के सभी टीचरों से कह रखा है कि तुम पर नजर रखें। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रोता रहा। मेरे अंदर इतना दुख जमा हो गया था कि लग रहा था किसी भी पल फूट पड़ेगा। टीचर झाओ ने आह भरी और कहा, मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी लगता है कि वो तुम्हारे साथ थोड़ी ज्यादा सख्त हैं, लेकिन वो ये सब तुम्हारे भले के लिए करती हैं। उन्हें डर है कि ज्यादा स्नैक्स खाने से तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। तुम्हें उन्हें समझना चाहिए, समझे? लेकिन मैंने ज्यादा नहीं खाया। मैंने सिसकते हुए धीरे से कहा, मैं बस उसका स्वाद चखना चाहता था। टीचर झाओ ने मेरी लाल आंखों को देखा और काफी देर चुप रही। फिर उसने अपनी जेब से एक मिनी पैकेट निकाला। उसमें वही सूखा स्नैक था। आमतौर पर एक पैकेट में 4 टुकड़े होते थे, लेकिन इस छोटे पैकेट में सिर्फ एक टुकड़ा था। उसने पैकेट को मेरी आंखों के सामने हिलाया। मैंने तुरंत रोना बंद कर दिया। मेरी नजरें उस पैकेट पर टिक गईं। मैं अपने आंसू पोंछना भी भूल गया। अच्छा, अब रोना बंद करो। यह पैकेट मैंने किसी और बच्चे से जब्त किया था। अब यह तुम्हारा है। टीचर झाओ ने मेरे सिर पर थपथपाया और फिर समझाया, लेकिन इसे चुपचाप खाना। पूरा ध्यान रखना कि तुम्हारी माँ को पता ना चले। मैंने जल्दी से पैकेट लिया और जोर से सिर हिलाया। मेरी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम इस तरह मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। टीचर झाओ मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब भाव था जिसे मैं उस समय समझ नहीं सका, लेकिन मैंने उसके शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। मैंने उस मिनी पैकेट को अपनी जेब में बहुत सावधानी से रखा। यह उस दिन का मेरा सबसे बड़ा राज था। ताकि किसी को पता न चले, मैंने पूरे समय अपना हाथ अपनी जेब पर रखा। मैंने स्कूल में उसे निकालने की हिम्मत तक नहीं की। टीचर झाओ ने कहा था कि स्कूल के सभी टीचर मेरी माँ को जानते हैं। मैं स्कूल में जो कुछ भी करता, मेरी माँ को तुरंत पता चल जाता। मेरे चारों ओर उसकी नजरें थीं, इसलिए मुझे स्कूल खत्म होने और बाहर जाकर खाने तक इंतजार करना था। आखिरकार छुट्टी की घंटी बजी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे आज़ादी मिल गई हो। मैंने जल्दी से किताबें बैग में डाली, जिप लगाई और स्कूल से बाहर भागा। मैंने पहले से ही सोच लिया था कि स्नैक खाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। शहर के मैदान के पास, फूलों की क्यारियों के पीछे। हमारे शहर में एक सार्वजनिक फुटबॉल मैदान था। स्कूल की सारी खेल प्रतियोगिताएं वहीं होती थीं। हम बच्चे उसे बस मैदान कहते थे।
जब भी मैं अपने माता पिता के साथ वहां से गुजरता, मैदान में कुछ लोग अजीब अजीब कसरतें करते दिखते। माँ हमेशा मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनसे दूर ले जाती। मेरे स्कूल की छुट्टी का समय मैदान के सबसे खाली समय के आसपास था। ज्यादातर लोग या तो घर खाना बनाने चले गए होते थे या उनका काम खत्म नहीं हुआ होता था। मैदान के किनारे दो बड़े फूलों के चबूतरे थे, करीब आधा मीटर ऊंचे। उनके पीछे एक इमारत की बाहरी दीवार थी। आमतौर पर भीड़ होने पर भी कोई वहां नहीं जाता था। मेरे लिए चुपचाप स्नैक्स खाने के लिए यह सबसे सही जगह थी। अगर मैं फूलों के पीछे बैठ जाता तो मुझे कोई देख नहीं सकता था। यह सोचकर मैं सीधे मैदान की ओर भागा। मैदान स्कूल से करीब 1 किलोमीटर दूर था। मुझे डर था कि रास्ते में माँ का कोई परिचित मुझसे मिल न जाए, इसलिए मैं बिना पीछे देखे लगातार भागता रहा। जब मैं मैदान पहुंचा तो मेरी पीठ पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी और मेरी गर्दन से पसीना बह रहा था। जैसी मैंने उम्मीद की थी, मैदान में सिर्फ 2-3 बुजुर्ग धीरे धीरे टहल रहे थे। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैं सामान्य रूप से वहां से गुजर रहा हूं और फूलों के पास पहुंचकर चुपचाप उनके पीछे छिप गया। पहली बार माँ से छिपकर स्नैक खाने का रोमांच इतना जबरदस्त था कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँफते हुए मैंने अपनी जेब से मिनी स्नैक पैकेट निकालना शुरू किया। मैंने लार निगली और घबराहट में पैकेट खोलने लगा, लेकिन मैं इतना उत्साहित था और इतनी दूर भाग कर आया था कि मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक स्नैक मेरे हाथ से छूटकर नीचे घास में गिर गया। घबराकर मैंने तुरंत उसे उठाया। ध्यान से देखने पर मुझे राहत मिली। उसके किनारे पर बस थोड़ी सी मिट्टी और रेत लगी थी। मैंने धीरे से उंगली से गंदगी साफ की और फिर ध्यान से एक छोटा टुकड़ा काट कर खाया। उसका स्वाद मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। थोड़ा मीठा, थोड़ा मसालेदार और एक अजीब सा स्वाद, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट। मैं फूलों के पीछे बैठकर बड़े मजे से खाने लगा। बीच बीच में मैं बाहर देखता और अपने कान सतर्क रखता ताकि अगर किसी के कदमों की आहट सुनाई दे तो मैं छिप जाऊं। मैं पूरी तरह चौकन्ना था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आवाज से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था वो अचानक मेरे सिर के ऊपर से आएगी। लीनो, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मैं बड़े मजे से खा रहा था, लेकिन वो आवाज सुनते ही मेरा पूरा शरीर जम गया। मैंने चबाना भी बंद कर दिया। धीरे से मैंने ऊपर देखा। इमारत की दीवार में बनी एक खिड़की से किसी का सिर बाहर निकला हुआ था। ये टीचर ली थी। वो यहाँ क्या कर रही थी? मेरे पूरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। मैंने तुमसे पूछा, क्या तुम चुपके से कुछ खा रहे हो? टीचर ली ऊपर से मुझे घूर रही थी। उसकी आवाज में शक और सख्ती साफ झलक रही थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो किसी अपराधी से पूछताछ कर रही हो। नहीं, घबराकर मैंने स्नैक और उसके पैकेट को अपने पैरों के नीचे दबा दिया ताकि सबूत छिपा सकूं। लेकिन मेरी बेकार की एक्टिंग टीचर ली से कैसे छिप सकती थी? वो तुरंत सब कुछ समझ गई। ओह, तो तुम यहां बैठकर जमीन से कचरा उठाकर खा रहे हो? उसके चेहरे पर अचानक उत्साह आ गया। मुझे तुम्हारी माँ से इस बारे में जरूर बात करनी पड़ेगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि उनका लाडला बेटा क्या कर रहा है। उसकी खुशी देखकर मेरे अंदर डर और भी बढ़ गया। मैंने कचरा नहीं उठाया। मेरी आवाज घबराहट से कांप रही थी। यह मुझे टीचर झाओ ने दिया था। मैंने जमीन से नहीं उठाया। टीचर ली ने तुरंत मुझे डांटा। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने इसे जमीन से उठाकर खाया और तुम मेरे सामने खड़े होकर बहस कर रहे हो। बड़े होकर क्या बनोगे? ये कहते हुए टीचर ली ने अपना सिर वापस खिड़की के अंदर खींच लिया। उसके बाद वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मैं पत्थर की तरह वहीं खड़ा रहा। मेरे अंदर सिर्फ डर बचा था। मुझे यकीन था कि वो मेरी माँ से शिकायत करने गई है। अब मेरा तो गया। मैं खाली नजरों से दीवार की ओर देखता रहा। काफी देर बाद मुझे समझ आया कि यह शहर के टीचरों का स्टाफ रिहायशी कॉम्प्लेक्स था, इसलिए टीचर ली का यहाँ होना कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था। टीचर ली के चेहरे के भाव बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मुझे डर था कि वो इस घटना को मेरी माँ के सामने कितना बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगी। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि टीचर ली मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी। वो मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैंने उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया हो, हालांकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं उदास मन से बैग लेकर घर की ओर चल रहा था। मैं अभी घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचा था कि मैंने देखा कि माँ एक महिला के साथ मेरी ओर आ रही है। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो आंटी रूवा थीं। आंटी रूवा मेरी माँ की सहकर्मी थीं और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनके पति एक बैंक में काम करते थे और उनका एक बेटा था जो मुझसे कुछ साल बड़ा था। मैं उसे भैया रैन कहता था। मुझे भैया रैन के घर जाना बहुत पसंद था क्योंकि उसके कमरे में कॉमिक किताबों का ढेर लगा रहता था। मैं हर बार उन्हें बड़े चाव से पढ़ता। मैं अक्सर उससे पूछता, भैया रैन, क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए ये सारी कॉमिक किताबें खरीदते हैं? वो हमेशा गर्व से मुस्कुराकर कहता, हाँ, कल ही मम्मी मेरे लिए कहानियों की पूरी सीरीज लाई हैं। ये सचमुच बहुत अच्छी है। क्या तुम पढ़ना चाहोगे? सच में? ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठती। मैं उत्साह से हाथ मलते हुए पूछता, कौन सी कहानी की किताब है? जल्दी दिखाओ। भैया रैन रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराता और बुक शेल्फ से एक किताब निकालता। मैं किताब के कवर को देखता। उस पर 3 बच्चे एक किले की ओर भाग रहे थे
और उनमें से एक लड़के ने गोल चश्मा पहना हुआ था। ये कौन सी किताब है? मैं किताब के कुछ पन्ने पलटता। उसमें कोई खास तस्वीरें नहीं थीं, बस लंबे लंबे पैराग्राफ थे। ये हैरी पॉटर है, बिल्कुल ओरिजिनल किताब, भैया रैन ने गर्व से कहा। उसकी आवाज में साफ दिखावा था। हैरी पॉटर? मैं मनी मन सोचने लगा कि यह नाम तो चीनी किताब जैसा बिल्कुल नहीं लगता। यह किताब बहुत मशहूर है, तुम्हें पता भी नहीं? तुम पढ़ते क्या हो? भैया रैन ने उत्सुकता से पूछा। मैंने कुछ सोचा और गंभीरता से उन किताबों के नाम गिनाने लगा जो मैंने पढ़ी थीं। कॉपरनिकस, लूशन, जर्नी टू द वेस्ट और स्कूल में बताई गई कुछ और किताबें। कितनी बोरिंग किताबें हैं। भैया रैन ने मुंह बनाया। मैं पूरी तरह चुप हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये किताबें बोरिंग हो सकती हैं। माँ हमेशा कहती थी कि ये किताबें मेरे लिए अच्छी हैं और जो किताबें अच्छी होती हैं उन्हें जितना हो सके पढ़ना चाहिए। मैंने कभी किसी किताब को इस आधार पर नहीं आंका था कि वो मज़ेदार है या बोरिंग। भैया रैन ने मुझे देखा और आंख मारी। अगली बार जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं मम्मी से कहूंगा कि तुम्हारे लिए कुछ मज़ेदार कॉमिक किताबें लाएं, ठीक है? मैंने तुरंत मुस्कुराकर सिर हिलाया और वादा पक्का करने के लिए उससे हाथ भी मिलाया। अपनी यादों से बाहर आकर मैंने देखा कि आंटी रुआ मेरी ओर चलकर आ रही थीं। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उस पल मेरे दिमाग में एक साथ दो भावनाएं थीं, डर और उम्मीद। डर इस बात का कि टीचर ली ने मुझे चुपके से स्नैक खाते देख लिया था, कौन जाने वो मेरी माँ से शिकायत कर पाई या नहीं। और उम्मीद इस बात की कि भैया रैन ने कहा था कि उसकी माँ मेरे लिए किताबें लाएंगी। मैंने आंटी रुआ के हाथ की ओर देखा। वहाँ सचमुच एक बैग था जिसमें चौकोर और मोटी चीज़ें थीं। यह बिल्कुल किताबों जैसा लग रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा और मेरे दिमाग में डर और खुशी की लड़ाई चलती रही। जब तक माँ और आंटी रुआ मेरे ठीक सामने नहीं आ गईं, मैं उन्हीं ख्यालों में खोया रहा। माँ ने मुझे घूर कर कहा, क्या सोच रहे हो? जब कोई मिले तो अभिवादन करना नहीं आता? उसके लहजे में साफ नाराजगी थी। मैंने गहरी सांस ली और ध्यान से माँ को देखा। उसके चेहरे पर कोई साफ गुस्सा नहीं था। तब मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। शायद टीचर ली को अभी तक शिकायत करने का मौका नहीं मिला था। मैंने तुरंत खुद को संभाला, चेहरे पर मुस्कान लाई और आंटी रुआ को नमस्ते किया। आंटी रुआ, नमस्ते। ओह लीनो, कितना अच्छा बच्चा है तू, और अब तो कितना लंबा भी हो गया है। आंटी रुआ ने मुझे प्यार से देखा। तुम्हारे भैया रैन ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। ये कहते हुए उन्होंने अपने हाथ का बैग मेरी ओर बढ़ाया। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से बैग लिया और खोला। अंदर वही कॉमिक किताबें थीं जो मैं अक्सर भैया रैन के घर पढ़ता था, और सारी किताबें बिल्कुल नई थीं। धन्यवाद आंटी रुआ। प्लीज़ भैया रैन को भी मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। मैंने कॉमिक किताबों को ऐसे पकड़ा जैसे वे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हों। मैं ये बिल्कुल नहीं देख पाया कि माँ के चेहरे पर कितना अजीब और असहज भाव आ गया था। माँ ने नकली मुस्कान के साथ कहा, रुआ, ये बच्चा पहले से ही बहुत लालची है। उसे ऐसी बेकार चीज़ें देकर तुम उसकी आदतें और बिगाड़ रही हो। बाद में उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। ये कहते हुए उसने मेरे हाथों से सारी कॉमिक किताबें छीन लीं और आंटी रुआ को वापस दे दी। क्या मैंने उसके लिए किताबें नहीं खरीदी? उसका चेहरा देखो, बिल्कुल भिखारी जैसा लग रहा है। कितनी शर्म की बात है। फिर उसने मुझे देखा और कहा, चलो घर चलते हैं। मैं अपनी प्यारी कॉमिक किताबों को माँ के हाथों वापस जाते देखता रहा। मेरे दिल में उदासी और गुस्सा दोनों थे, लेकिन मैं कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आंटी रुआ ने किताबों के लिए मेरी तड़पती नजरें देखीं और बेबसी से आह भरी। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो इन्हें रोज नहीं पढ़ेगा। हमारे घर में भी बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, और मैंने उसके लिए कोई नोटबुक भी नहीं खरीदी है। यह कहते हुए उन्होंने किताबें फिर से मेरी ओर बढ़ाईं और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आंटी ने तुम्हें दी हैं तो वे तुम्हारी हैं। अपनी माँ की बात पर ध्यान मत दो। मैंने डरते हुए माँ की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। उसने बस होठों पर हल्की सी नकली मुस्कान लाई और कुछ नहीं बोली। पूरे रास्ते मैं चुपचाप माँ और आंटी रुआ के पीछे चलता रहा और उनकी बातें सुनता रहा। तभी मुझे पता चला कि आज भैया रैन शहर में अपनी नानी के घर गया हुआ था। आंटी रुआ घर पर अकेली थीं, इसलिए वो मेरी माँ से मिलने हमारे घर आई थीं। यह सुनकर मुझे अंदर से काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि जब आंटी रुआ हमारे घर पर थीं, माँ कम से कम किसी बाहरी के सामने मुझे मार तो नहीं सकती थीं। कम से कम कुछ समय के लिए मैं सुरक्षित था। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पा रहा था। मुझे लग रहा था कि माँ के शांत चेहरे के पीछे एक भयानक गुस्सा छिपा है जो किसी भी पल मुझ पर बरस सकता है। घर पहुंचने के बाद माँ का ध्यान इधर उधर था। तभी आंटी रुआ ने चुपके से वे कॉमिक किताबें फिर से मेरे हाथों में रख दी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये लो, ये तुम्हारी हैं, चुपचाप पढ़ना। इन्हें अच्छी तरह छिपा कर रखना और बिल्कुल ध्यान रखना कि तुम्हारी माँ को पता ना चले। धन्यवाद आंटी। मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं। मैंने बहुत धीमी आवाज में धन्यवाद कहा। आंटी रुआ वापस कमरे में जाकर माँ से बातें करने लगीं। मुझे उनकी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा पूरा ध्यान उन कॉमिक किताबों पर था। मैं बस उन्हें खोलकर पढ़ना चाहता था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, इतना शांत कि मुझे लगा शायद आज का दिन आराम से ऐसे ही बीत जाएगा।
मैंने मन ही मन तय भी कर लिया था कि माँ के सो जाने के बाद मैं चुपके से लाइट जलाकर कंबल के नीचे छिपकर भैया रैन वाली कॉमिक किताबें पढ़ूंगा। लेकिन तभी अचानक एक फ़ोन कॉल ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। लिविंग रूम में माँ का फ़ोन बजा। वो उठकर जवाब देने गई। बस कुछ ही सेकंड बाद मैंने उसकी बेहद धीमी और ठंडी आवाज़ सुनी। सच में? तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा? ठीक है, मैं समझ गई। बस कुछ शब्द, लेकिन उन्हें सुनते ही मेरे मन का डर अचानक कई गुना बढ़ गया। कमरे का माहौल जो अब तक सामान्य और हल्का था, अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरा घर सन्नाटे में जम गया हो। माँ ने फ़ोन रख दिया। कौन जाने उसने आंटी रुआ से क्या कहा। फिर वो लिविंग रूम से बाहर निकली और मेरे कमरे की ओर चलने लगी। इधर आओ। वो मेरे कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। मेरे कमरे में दरवाज़ा लगा ही नहीं था, सिर्फ चौखट थी। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि मेरे पूरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। कांपते हुए मैं धीरे से उठा और उसकी ओर चलने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचता, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वो मुझे मुख्य बेडरूम की ओर घसीटने लगी। माँ, माँ, मुझे मत खींचो। मेरे अंदर अचानक डर भर गया। फोन कॉल के बाद से जो बेचैनी मेरे अंदर बढ़ रही थी, वो अब पूरी तरह डर में बदल चुकी थी। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं अपना हाथ बिल्कुल नहीं छुड़ा सका। माँ ने मुझे जोर से मुख्य बेडरूम के बिस्तर पर फेंक दिया और एक हाथ से मेरे कंधे को इतनी जोर से दबाया कि मैं हिल भी नहीं सकता था। मेरा ऊपरी शरीर बिस्तर पर था और मेरी टांगें किनारे से लटक रही थीं। उस स्थिति में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में गलत था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने छोटे हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाता रहा ताकि वो मुझे छोड़ दे। लेकिन मेरी गिड़गिड़ाहट का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो और भी भड़क गई। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। फिर एक के बाद एक थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ने लगे। थप्पड़ों की तेज आवाज़ें शांत कमरे में गूंज रही थीं। मेरा सिर घूमने लगा। मेरे कानों में तेज आवाज़ गूंज रही थी और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मेरी हालत देखकर आंटी रुआ भी घबरा गईं। वो तुरंत लिविंग रूम से अंदर भागी। मुझे इस हालत में देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत माँ को रोकने की कोशिश की। अरे रुको, बच्चा अभी छोटा है, इतना मारोगी तो उसे चोट लग जाएगी। लेकिन माँ का गुस्सा पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वो गुस्से में पागल जानवर की तरह थी। आंटी रुआ कितना भी समझाती, माँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगर आज मैं उसे अच्छी तरह सबक नहीं सिखाऊंगी तो अगली बार वो फिर वही करेगा। माँ मारते हुए चिल्लाती रहीं। उसके वार हर बार और सख्त होते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में मेरा चेहरा सूज गया और मेरे होंठ के कोने से खून बहने लगा। दर्द की वजह से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरा सिर घूम रहा था और मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। चेहरे पर जलते दर्द के अलावा मुझे सिर्फ चक्कर महसूस हो रहे थे। लेकिन माँ का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने एक किताब उठाई और मेरे मुंह पर मारने लगी। क्या मैंने कहा था कि कचरा उठाकर खाओ? क्या मैंने कहा था कि कचरा उठाकर खाओ? क्या मैं तुम्हें खाना नहीं देती? फिर तुम बाहर जाकर कचरा क्यों उठाकर खाते हो? ऊपर से किसी ने तुम्हें देख लिया। क्या तुम जानबूझकर मुझे बेइज्जत करवाना चाहते हो? पूरे समय बस स्नैक्स खाने के बारे में सोचते रहते हो। अब बताओ, क्या दोबारा खाओगे? माँ जितना बोलती उसके वार उतने ही कठोर होते जाते। दर्द की वजह से मैं सिर्फ रिरिया सकता था। मेरे फटे होंठ के कोने से लगातार खून बह रहा था। मार की वजह से मेरे मसूड़ों से भी खून आने लगा। खून मेरे होंठ से बहकर किताब के कवर पर लग गया। वो लाल खून मेरी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रहा था। तभी किताब पर खून के धब्बे देखकर माँ आखिरकार रुकी। उसने किताब जोर से एक तरफ फेंकी और मुझे ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में ममता बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ नफरत और निराशा थी। अब समझ आया कि तुम्हारी गलती क्या थी? उसने ठंडी आवाज में पूछा। समझ आ गया, मैंने अपना बुरी तरह सूजा हुआ मुंह पकड़कर जवाब दिया। मेरी आवाज डर से कांप रही थी। मेरे अंदर निराशा और घुटन का डर इतना बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से कोई जाल मुझे कस रहा हो। मैंने बहुत सावधानी से अपने होंठ के पास का खून पोंछना शुरू किया। मुझे डर था कि अगर बिस्तर की चादर पर खून लग गया तो माँ मुझे फिर मारेगी। पास खड़ी आंटी रुआ आखिरकार मेरा सूजा हुआ चेहरा और नहीं देख सकी। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और गहरी सांस ली। उनकी आंखों में बेबसी और दुख साफ दिखाई दे रहा था। उस पल मुझे लगा कि मेरा सारा आत्मसम्मान, मेरी सारी उम्मीदें और भविष्य के बारे में मेरे सारे सपने इस मार के साथ पूरी तरह चकनाचूर हो गए हैं। मैंने सोचा था कि माँ कम से कम किसी बाहरी के सामने मेरी कुछ इज्जत तो करेगी, लेकिन इस बार उसने मुझे पहले से भी ज्यादा बेरहमी से पीटा था। और फिर टीचर ली थी। मेरी आंखें लाल थीं और पहली बार उनमें उसके लिए नफरत की झलक दिखी। वो मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देती? मैंने सिर्फ एक पैकेट स्नैक्स खाया था, फिर भी उसने खास तौर पर मेरी माँ को फोन करके शिकायत की। अगर उसने शिकायत नहीं की होती तो मुझे आज इतना नहीं पीटा जाता। इस सारे दुख, गुस्से और नाराजगी के बीच अचानक वो आवाज़ जो कई दिनों से मेरे दिमाग में खामोश थी फिर से गूंजी।
माफ़ करना, मुझे आने में देर हो गई। यह मोफान था। वो आखिरकार लौट आया था। मेरी बुझी आंखों में अचानक चमक आ गई। माँ ने तुरंत मेरे चेहरे के बदलते भाव को नोटिस किया। एक पल के लिए उसके चेहरे पर घबराहट दिखी। उसे डर था कि कहीं मैं पिछली बार की तरह बेकाबू होकर उसे पकड़ न लूं। अगर आंटी रुआ ने यह सब देख लिया तो एक आदर्श टीचर के रूप में उसकी पूरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो सकती थी। माँ ने तुरंत मेरे कंधे पर रखा अपना हाथ हटाया। फिर उसने आंटी रुआ को लिविंग रूम की ओर खींचा और मुझ पर उंगली उठाकर दांत पीसते हुए कहा, तुम यहीं रहो और ठीक से सोचो। अपने दिमाग में चल रहे इन सारे गलत ख्यालों को रोको। ये कहते हुए उसने मुख्य बेडरूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मुझे अंदर बंद कर दिया गया। एक बार फिर मुझे कैद कर दिया गया था। लेकिन पिछली बार की तुलना में जब मुझे उस छोटे से बाथरूम में बंद किया गया था, इस बार स्थिति बहुत बेहतर थी। मेरे माता पिता का मुख्य बेडरूम काफ़ी बड़ा था। उसमें एक खिड़की भी थी। खिड़की से दूर तक फैले हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे। खुला आसमान और चौड़ा नज़ारा देखकर मेरे मन का डर धीरे धीरे कम होने लगा। मैं थक कर बिस्तर पर गिर गया और छत की ओर देखने लगा। जिस डर के स्रोत से मैं भाग रहा था वो फिलहाल कमरे से बाहर जा चुका था। मेरे अंदर अटका हुआ डर आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। तभी मोफान की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी। तुम इतना सब कैसे सह लेते हो? उसकी आवाज़ में दबा हुआ गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। मैंने गहरी सांस ली और अपने घूमते सिर को स्थिर करते हुए हाथ उठाया। फिर अपने होठों से सूखा खून अपने हाथ की पीठ से पोंछा। मैंने धीमी और भारी आवाज़ में कहा, और मैं क्या कर सकता हूँ? वो मुझे पढ़ाती है, खिलाती है, कपड़े देती है। मेरी परवरिश का सारा श्रेय उसी को जाता है। अगर वो चाहती है कि मैं उसकी बात मानूं और एक अच्छा बच्चा बनूं तो शायद ये गलत भी नहीं है। मेरी बातें सुनकर मोफान कुछ पल पूरी तरह चुप हो गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी उम्र में मैं ऐसी बातें कहूँगा। कुछ समय तक मेरे दिमाग में पूरी खामोशी छाई रही। जब उसने कुछ नहीं कहा तो मैंने खुद सवाल पूछा, इतने दिनों से कहाँ थे? लगातार गायब क्यों थे? मोफान ने सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दिया, मैं आराम कर रहा था। फिर उसने समझाया, तुम्हारा शरीर बहुत कमज़ोर है। यह मेरे नियंत्रण को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछली बार जब मैंने बाथरूम का लकड़ी का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की तभी मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा शरीर अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। वो एक पल रुका और फिर बोला, मैं अभी अभी टूटे हिस्से से बाहर निकला ही था कि तुम्हारी माँ वापस आ गई। वो आते ही बहुत भड़क गई और मुझे डांटती रही। फिर तुमने क्या किया? मैंने तुरंत उत्सुकता से पूछा। मोफान ने कुछ देर सोचा। उसकी आवाज़ में हल्की निराशा थी। मैंने पहले हमला करने की कोशिश की थी। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था ताकि वह फिर कभी तुम पर हाथ ना उठाए। लेकिन तुम्हारे हाथ बहुत छोटे थे। जब मैं उस पर झपटा तो मैं सिर्फ उसके शरीर पर 2 खरोंचे ही लगा सका। उसके बाद तुम्हारा शरीर बहुत थक गया, इसलिए मैं भी बेहोश हो गया। उस रात मोफान से पूरी कहानी सुनने के बाद मैं काफ़ी देर तक चुप रहा। मेरे दिमाग में कई तरह की भावनाएं चल रही थीं। आखिरकार मैंने स्टडी टेबल से एक छोटा गोल शीशा उठाया। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा। मेरा चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। मेरे होठों के कोनों पर अब भी सूखा खून जमा हुआ था। मेरी आंखों में थकान और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा दोबारा मत करना, मैंने धीरे से कहा। चिंता मत करो, तुम्हारा शरीर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से ठीक हो रहा है, मोफान ने जवाब दिया। मैं अपने शरीर के बारे में चिंतित नहीं हूं, मैंने कहा। मैं बस ये नहीं चाहता कि मेरी माँ दुखी हो। मेरी बातें सुनकर मोफान अचानक गुस्से में आ गया। उसकी आवाज़ भी तेज हो गई। उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है, तुम्हें आधा मार डाला, और तुम अब भी उसकी चिंता कर रहे हो? तुम इतने नरम दिल के क्यों हो? दुनिया में कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। शायद मेरी माँ की भी कुछ मजबूरी हो। अपनी सूजी हुई आंख के कोने को रगड़ते हुए मैंने फिर भी माँ का बचाव किया। टीचर झाओ ने भी कहा था कि वो सब कुछ मेरे भले के लिए करती हैं। तुम्हारे भले के लिए? मोफान की आवाज़ गुस्से से भर गई। तुम्हारे भले के लिए तुम्हें इतना मारना कि तुम्हारी आंखें सूज जाएं और मुंह से खून निकलने लगे, तुम इसे भला कहते हो? फिर वो गंभीर होकर बोला, अब हम एक ही शरीर में रहते हैं। सच कहूं तो इस शरीर पर मेरा भी हिस्सा है। मैं उसे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने की इजाजत नहीं दूंगा, समझे? मैं शीशे में अपना चेहरा देखता रहा। उस पल मेरे मासूम चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता उभर आई। एक ऐसा भाव जिसे मैंने खुद भी महसूस नहीं किया था। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? मैं फिर से पक्का करना चाहता था। नहीं, मोफान ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम आए कहाँ से हो? मैं तो बस एक साधारण बच्चा हूँ। मेरे शरीर के अंदर अचानक दूसरा इंसान कैसे आ गया? इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। मोफान का जवाब मेरे लिए पूरी तरह रहस्यमयी था। लेकिन अब मैं इस सवाल का जवाब जानने को लेकर उतना चिंतित नहीं था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मोफान के मेरे शरीर में आने को लेकर मेरी भावनाएं पूरी तरह बदल चुकी थीं। शुरुआत में मैं डरा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब मैं उसकी मौजूदगी से खुश था, क्योंकि उसके साथ मुझे बात करने के लिए कोई मिल गया था। जब मैं उदास होता वो मेरे साथ रहता, जब मेरे साथ गलत होता वो मेरे लिए खड़ा होता।
उसने मुझे कभी नहीं मारा और वो मुझे छोड़कर भी नहीं जाने वाला था। वो बिल्कुल जुड़वा भाई जैसा था। हम एक ही दिल और एक ही शरीर साझा कर रहे थे। पिछली बार तुमने बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा था और आखिर में मार मुझे ही पड़ी थी। मैंने शीशे में खुद को देखा और मजाकिया अंदाज में उससे हिसाब मांगने का नाटक किया। मोफान समझ गया कि मैं मजाक कर रहा हूँ। गुस्सा होने के बजाय वो हंसा और बोला, तो बदले में अब से जब भी तुम्हें मार पड़ने वाली हो, मैं तुम्हारी जगह मार खा लिया करूंगा। ठीक है? ठीक है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। मेरे दिल में अचानक खुशी भर गई। मैंने शीशे में खुद को देखा। मेरी सूजी हुई आंखें हल्की सिकुड़ गईं और मेरे चेहरे पर दिल से एक मुस्कान आ गई। मैं बहुत लंबे समय के बाद इतना खुश हुआ था। अपने अंदर इतना खास राज रखने की खुशी मेरे दिल को गर्माहट से भर रही थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी माँ मुझ पर पूरी जिंदगी मोफान को काबू में नहीं रख पाएगी। वो मेरी ताकत बनेगा। तुम मुस्कुराते हुए सच में बहुत अच्छे लगते हो। अब से ज्यादा मुस्कुराया करो, मोफान ने शीशे में मुझे देखते हुए अचानक कहा। उसकी अचानक तारीफ ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। मेरे गाल हल्के गर्म हो गए। बचपन से मेरे माता पिता ने कभी खुलकर मेरी तारीफ नहीं की थी। चाहे मैंने किसी सवाल का सही जवाब दिया हो या कोई काम अच्छी तरह किया हो, उनकी तारीफ हमेशा एक लेकिन के साथ आती थी। ग्रेड अच्छे हैं, लेकिन अगली बार और ध्यान से पढ़ना। बहुत अच्छा किया, लेकिन और बेहतर हो सकता था। शाबाश। लेकिन मुझे इन बातों की आदत हो चुकी थी। मैं तारीफ के पहले हिस्से को अनदेखा कर देता था, क्योंकि मैं जानता था कि बाद में आने वाला लेकिन ही असली चीज़ है। इसलिए जब मोफान ने मेरी तारीफ की और उसके बाद कोई लेकिन नहीं कहा, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे जवाब दूं। फिर मुझे तुरंत कुछ सूझा और मैंने उसे चिढ़ाया। तुम भी तो मैं ही हो। अगर तुम कहते हो कि मैं अच्छा दिखता हूं, तो इसका मतलब है कि तुम खुद को अच्छा दिखने वाला कह रहे हो। ये आत्ममुग्धता है। मैंने तुरंत जवाब दिया और अंदर ही अंदर थोड़ा खुश भी हुआ। ये आत्ममुग्धता नहीं है, मोफान ने गंभीरता से कहा। मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। मैं शीशे में खुद को देखता रहा। मोफान की आंखों में मेरे प्रति एक गहरी सोच और सहानुभूति थी। वो भावना उसकी थी, लेकिन मैं उसे अपने भीतर भी उतनी ही साफ महसूस कर सकता था। तभी मोफान ने अचानक गंभीर आवाज में कहा, तुम घर से भाग क्यों नहीं जाते? मैं तुरंत जम गया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने सही सुना है। ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने बिना सोचे उसके सुझाव को ठुकरा दिया। क्यों नहीं? मोफान ने गंभीर आवाज में पूछा। तुम्हारी माए का व्यवहार दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा है। वो टाइम बम की तरह बन गई है। कौन जाने कब फट जाए। एक दिन वो तुम्हें मौत के मुंह तक पहुंचा देगी। दांत पीसकर मैंने चुप्पी बनाए रखी। मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन मोफान गलत नहीं था। मेरी माँ सचमुच मेरे चारों ओर रखे टाइम बम की तरह थी। मुझे नहीं पता होता था कि मेरी कौन सी बात या हरकत उसके गुस्से की चिंगारी बनेगी। लंबे समय से इस अनजान डर में जीने की वजह से मेरी नसें भी बहुत कमज़ोर और संवेदनशील हो गई थीं। ज़रा सी आवाज़ या हरकत पर मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगता था। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि उसे गुस्सा न दिलाऊं। मैं उसकी हर बात मानूंगा। इस तरह वो मुझे नहीं मारेगी, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन मेरी आवाज़ में खुद मुझे भी ज़्यादा भरोसा नहीं था। मैं जानता था कि यह सिर्फ खुद को दिलासा देना है। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते और खुद को भी नहीं, मोफान ने शीशे में सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ भारी थी। हर दिन डर में जीना, हर कदम सावधानी से उठाना, ये कैसा लगता है? मैं इसे पूरी तरह महसूस कर सकता हूँ। तुम जो भी दर्द सहते हो, मैं उससे भी ज़्यादा दर्द महसूस करता हूँ, क्योंकि हम एक हैं। लेकिन अगर मैं घर से भाग जाऊं तो जाऊंगा कहाँ? मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं बस का किराया तक नहीं दे सकता। मैंने अपनी सबसे बड़ी समस्या बता दी। मेरी आंखों में बेबसी थी। मेरी बात सुनकर मोफान ने बिना सोचे कहा, अपने पिता के पास जाओ। मेरे पिता? मैं हैरान रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा सुझाव देगा। असल में हमारा परिवार यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मेरे पिता का तबादला शहर के खनिज विभाग में हुआ था। लेकिन यहाँ आने के कुछ समय बाद ही कंपनी में एक परियोजना के लिए अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ी। मेरे पिता तकनीकी रूप से बहुत कुशल थे, इसलिए उन्हें अस्थायी रूप से पहाड़ी शहर के मुख्य क्षेत्र गुआन ब्रिज स्थित एक निर्माण स्थल पर भेज दिया गया। उन्हें वहां 3 साल तक काम करना था। हमारे कस्बे से उस निर्माण स्थल तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग बसें बदलनी पड़ती थीं। सिर्फ एक तरफ जाने में करीब 2 घंटे लगते थे। समय बचाने के लिए मेरे पिता की कंपनी ने निर्माण स्थल के पास उनके लिए एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। वे वहां अपने 2 अन्य सहकर्मियों के साथ रहते थे। उसके बाद पिता जो पहले हर दिन घर लौटते थे, अब हफ्ते में सिर्फ एक बार घर आने लगे। और शायद उसी समय से मेरी माँ का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। वो दिन ब दिन और चिड़चिड़ी और गुस्सैल होती जा रही थी। लेकिन मेरे पिता वास्तव में कहाँ काम करते हैं और कहाँ रहते हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं फिर हिचकिचाने लगा। ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं थे। पहाड़ी शहर तक का बस किराया जुटाना भी मेरे लिए मुश्किल था। तुम इतने बहाने क्यों बना रहे हो? आखिर में सीधी सी बात है कि तुम डर रहे हो। मोफान ने तुरंत मेरी कमजोरी पकड़ ली और ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं? यह पता लगाना भी इतना मुश्किल नहीं है। तुम्हारी मेज की दराज में उनके भेजे कई खत हैं, है ना?
लिफाफे पर लिखा पता देखो, वहीं से पता चल जाएगा। मैं एक पल के लिए जम गया और फिर अचानक समझ गया। मैंने अपना माथा पीट लिया। मैंने पहले ये सोचा क्यों नहीं था। मैंने जल्दी से छोटा गोल शीशा नीचे रखा और मेज की दराज दोनों हाथों से खोली। किताबों और सामान से भरी दराज में खोजते हुए आखिरकार मुझे एक भूरा लिफाफा मिला, जिसे माँ ने एक किताब के नीचे दबा रखा था। लिफाफा पहले ही खोला जा चुका था और माँ अंदर का खत पढ़ चुकी थी। उसमें शायद ऑफिस से जुड़े कुछ कागजात थे, लेकिन मुझे अंदर की सामग्री से कोई मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ लिफाफे पर लिखा पता चाहिए था। मैंने लिफाफा पलटा। सामने की तरफ पेन से लिखा पता साफ दिखाई दे रहा था। सबसे आखिर में मेरे पिता का नाम लिखा था, लिन पिंगजी। मिल गया। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत एक कागज का टुकड़ा फाड़ा और जल्दी से वो पता लिख लिया। फिर मैंने लिफाफे को सावधानी से उसी जगह वापस रख दिया और उसका कोण भी बिल्कुल पहले जैसा कर दिया, ताकि माँ को जरा भी शक ना हो। अब अगली समस्या थी पैसे। मोफान ने मेरे दिमाग में हिसाब लगाया और कहा, बस किराए और रास्ते के खाने पीने को मिलाकर तुम्हें कम से कम 20 युआन चाहिए। 20 युआन? मैं हैरान रह गया। मेरी आंखें गोल हो गईं। उस बच्चे के लिए, जिसे कभी पॉकेट मनी नहीं मिली थी, 20 युआन किसी बहुत बड़ी रकम से कम नहीं था। मैं माँ से 1 युआन मांगने में भी इतना संघर्ष करता हूँ। मैं 20 युआन कहाँ से लाऊंगा? किसने कहा माँ से मांगने को? मोफान की आवाज़ बिल्कुल शांत थी, जैसे वो कोई साधारण बात कह रहा हो। चुरा लो। चुराऊं? मैं तुरंत भड़क गया। मेरी आवाज़ भी तेज़ हो गई। पैसे चुराना गलत है। मैं ऐसा घटिया काम कभी नहीं करूंगा। इसके अलावा माँ पैसों को लेकर बहुत सख्त थी। वो रोज़ अपने पर्स के पैसे गिनती थी। मेरे पास चुराने का मौका भी नहीं था, और अगर मैंने किसी तरह पैसे चुराए और उसे पता चल गया तो वो मुझे और भी बुरी तरह मारेगी। यह विचार मुझे पूरी तरह बेकार लग रहा था। मैंने जोर से सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी जिद देखकर मोफान ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। कुछ देर चुप रहने के बाद वो धीरे से बोला, जब तक तुम में खुद को बचाने की ताकत नहीं आ जाती, तब तक तुम्हारे दिमाग में सही और गलत की ये सारी परिभाषाएं और नियम तुम्हारी माँ द्वारा डाली गई बेड़ियां हैं, समझे? उसने तुम्हें नैतिकता, रिश्तों, नियमों और अपनी प्रतिष्ठा के नाम पर पूरी तरह जकड़ रखा है। अगर तुम अभी नहीं जागे तो एक दिन तुम भी उसके जैसे बन जाओगे। उसकी बातों ने मुझे गुस्से से भर दिया। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या मैं अब अपनी माँ जैसा बन जाऊंगा? मैं उसके जैसा कैसे हो सकता हूँ? मैं अपनी माँ का सम्मान करता था। मैं उससे प्यार भी करता था, लेकिन साथ ही मैं उससे नफरत भी करता था। उसकी अत्यधिक सख्ती, उसकी नियंत्रण करने की आदत और उसके हाथों से पड़ने वाली मार। मोफान जानता था कि उसकी बातों ने मुझे उकसाया है, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। पैसे चुराना गलत दिखता है, लेकिन ये दुनिया अक्सर नतीजा देखती है, तरीका नहीं। तुम मौज मस्ती के लिए पैसे नहीं चुरा रहे, तुम खुद को बचाने के लिए ऐसा करोगे। अभी एकमात्र व्यक्ति जो तुम्हें राहत दे सकता है और तुम्हारी रक्षा कर सकता है, वो तुम्हारे पिता हैं। उनके पास जाओ और उन्हें अपनी माँ की हरकतों के बारे में सब कुछ बताओ। मोफान की आवाज में तात्कालिकता बढ़ रही थी। मैं चुप हो गया। उसके शब्द पत्थरों की तरह मेरे दिल में गिर रहे थे और मेरे अंदर हजारों सवाल उठा रहे थे। सच कहूं तो मेरा मन कुछ हद तक तैयार हो रहा था, लेकिन पैसे चुराना और घर से भागना, ये दोनों चीजें अब तक मेरी सारी सीमाओं को तोड़ रही थीं। मैं जानता था कि अगर मैंने ये कदम उठाया तो मैं शायद माँ के नियंत्रण से बचकर कुछ समय के लिए चैन की सांस ले सकूं, लेकिन इससे माँ की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उसके लिए ये किसी आपदा से कम नहीं होगा। बाहरी दुनिया की नज़रों में मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी तरह पाला था। मैं दूसरे बच्चों के लिए एक मिसाल था। मैं हमेशा पढ़ाई में अच्छा करता था और लगभग हर परीक्षा में पूरे स्कूल में पहला आता था। मेरा व्यवहार भी अच्छा था। मैं कभी फालतू स्नैक्स नहीं खरीदता था। मुझे किताबें पढ़ना पसंद था। अपने खाली समय में मैं माँ के घर के कामों में मदद करता था और कई बार मैं स्कूल में उनके लिए खाना भी ले जाता था। मुझे माँ के लिए खाना ले जाते देखकर कस्बे के कई माता पिता उनसे जलते थे। वे मेरी समझदारी और आज्ञाकारिता की तारीफ करते थे और अक्सर बच्चों की परवरिश के तरीके पूछने हमारे घर आते थे। और माँ को भी लोगों का सम्मान और तारीफ बहुत पसंद थी। दूसरों के सामने वो हमेशा एक बेहद विनम्र और मिलनसार इंसान की तरह व्यवहार करती थी, जैसे बच्चों की चिंता करने वाली एक आदर्श टीचर। लेकिन उसका ठंडा, कठोर और डरावना चेहरा सिर्फ मैं ही देखता था, और उसका सारा गुस्सा सिर्फ मुझे ही सहना पड़ता था। अगर मैं किसी को ये सारी बातें बताता तो शायद कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं करता, मेरे पिता भी नहीं, क्योंकि मेरे पिता ज्यादातर घर से दूर रहते थे और वे माँ के प्रति गहरा अपराध बोध महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी नौकरी की वजह से माँ को इस छोटे से कस्बे में आना पड़ा और मेरी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ी। इसीलिए वे बहुत मेहनत करते थे। वे चाहते थे कि परियोजना जल्दी खत्म हो ताकि वे माँ के पास लौट सकें। माँ जो चाहती पिता अक्सर मान जाते, यहाँ तक कि उसकी कुछ अजीब मांगें भी। तो क्या घर से भागना सचमुच मेरी समस्या हल कर देगा? अगर पिता भी माँ को नहीं रोक पाए तो माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालेगी, और उस स्थिति में शायद मुझे पहले से भी ज्यादा मार सहनी पड़े। कई तरह के डर मेरे दिमाग में घूम रहे थे।
मूफान मेरी उलझन और डर को भी साफ महसूस कर सकता था। इस बार वो काफी देर चुप रहा, इतनी देर कि मुझे लगा शायद वो फिर गायब हो गया है। आखिरकार उसने हल्की सी आह भरी और बहुत शांत आवाज में कहा, अगर तुम इतने परेशान और डरे हुए हो तो मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। फिलहाल इस मामले में हम वही करेंगे जो तुम चाहते हो। धन्यवाद, मैंने धीरे से कहा। मेरे दिल में अपराध बोध और बेबसी दोनों थे। मैं जानता था कि मेरे मन में कई चिंताएं और डर हैं। फिलहाल घर से भागने का विचार टाल देना ही बेहतर था। ये कहने के बाद मूफान फिर चुप हो गया। मैंने उसे मन में कई बार पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो अभी भी मेरे शरीर के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि इस बार मेरे दिल में पिछली बार जैसा खालीपन नहीं था। शायद वो मुझसे नाराज था। शायद उसे लगता था कि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ और बहुत कायर हूँ। आंटी के जाने के बाद माँ मुझे मास्टर बेडरूम से बाहर ले गई और फिर ठंडे चेहरे से मुझे अच्छी तरह डांटा। वो कहती रही कि मैं कितना मूर्ख हूँ और मैंने उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी है। काफी देर डांटने के बाद जब उसका गुस्सा कुछ शांत हुआ, तभी उसने मुझे जाने दिया। उस रात सोने से पहले जब मैं अपना चेहरा साफ कर रहा था, मैंने एक गर्म तौलिया उठाया और अपने चेहरे पर रख लिया। जैसे ही तौलिया मेरे चेहरे को छुआ, मेरे होंठ के कोने पर तेज चुभन हुई। मैंने तुरंत तौलिया हटाया और दीवार पर लगे शीशे में अपना चेहरा देखा। शीशे में मेरे चेहरे की सूजन थोड़ी कम हुई थी, लेकिन उंगलियों के गहरे लाल निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। मेरे होंठ का कटा हुआ हिस्सा गर्म पानी छूते ही इतनी तेजी से जलने लगा कि मेरी भौहें सिकुड़ गईं। दांत पीसकर मैंने तौलिए से पानी निचोड़ा और उसे बहुत सावधानी से सिर्फ अपने होंठ के कोने पर रखा, ताकि दर्द थोड़ा कम हो सके। जाने दो, मैं ये बात यहीं खत्म करता हूँ। बार बार इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। मुझे बस जितना हो सके माँ की बात माननी चाहिए और उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। चेहरा साफ करने के बाद मैं जल्दी से बिस्तर पर चला गया। शायद दिन भर रोने और फिर मार खाने की वजह से मेरा शरीर और दिमाग दोनों बुरी तरह थक चुके थे। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे घेर लिया और मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन अचानक ठंडी हवा के एक झोंके ने मुझे जगा दिया। ठंड से कांपते हुए मैंने आंखें खोली। एक इंजन और लोगों के बात करने की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थीं, धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। मैंने अपनी आंखें मलीं। जैसे जैसे मेरी दृष्टि साफ हुई, चारों ओर का नज़ारा दिखाई देने लगा। अचानक मैं घबराकर अपनी सीट से उठ बैठा। मैं बस में कैसे आ गया? मेरे सामने जो कुछ था उसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। मेरे पूरे शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई और कुछ पलों के लिए मेरी सांसें तक रुक गईं। क्या हो रहा था? कल रात मैं अपने बिस्तर पर सोया था, फिर आंख खुलते ही मैं इस बस में कैसे पहुंच गया? मैंने जल्दी से आगे देखा। एक महिला कंडक्टर अपनी कमर पर लटके बैग को संभाल रही थी और यात्रियों को पैसे वापस कर रही थी। उसके हाथ में एक लाल टिकट बॉक्स भी था। मैं तुरंत अपनी सीट से उठकर उसके पास गया। आंटी नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूँ, इस बस का आखिरी स्टॉप कौन सा है? महिला कंडक्टर ने नीचे मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में तुरंत शक की झलक दिखाई दी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक कई बार देखा। तुम अकेले हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उसने भौहें चढ़ाई और मेरे पीछे देखा, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि मेरे साथ सच में कोई वयस्क नहीं है। फिर वो मेरी ओर झुकी और गंभीर आवाज में बोली, तुम बस में अकेले चढ़े हो, तुम्हें छोड़ने कोई नहीं आया। मैंने सिर झुकाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरी माँ मुझे बस स्टॉप छोड़ने आई थी। मेरे पिता मेरा आखिरी स्टॉप पर इंतजार कर रहे हैं। मैं बस ये पक्का करना चाहता था कि मैं गलत बस में तो नहीं चढ़ गया। आजकल के माता पिता भी ना कमाल हैं, छोटे बच्चे को अकेले बस में भेज देते हैं। कंडक्टर ने मुझे शक भरी नजरों से देखा। साफ था कि उसे मेरी कहानी पर पूरा भरोसा नहीं हुआ था। मैंने जल्दी से फिर पूछा, आंटी चिंता मत कीजिए, मैं अक्सर अकेले बाहर जाता हूँ। बस बताइए कि इस बस का आखिरी स्टॉप क्या है? बेबी बस स्टेशन, उसने थोड़े चिढ़े हुए स्वर में जवाब दिया और फिर दूसरे यात्रियों की ओर मुड़ गई। धन्यवाद आंटी। मैं जल्दी से अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया। मेरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। बेबी, मैं जानता था कि यह हमारे कस्बे के सबसे करीब चौंकिंग के इलाकों में से एक था, लेकिन समस्या ये थी कि मुझे वहां जाना ही नहीं था। मैं अचानक इस बस में कैसे चढ़ गया और ये सब किसने किया? जाहिर है मैंने किया। मूफान की आवाज अचानक मेरे दिमाग में गूंजी। उसकी आवाज में हल्का सा गर्व था। उसकी आवाज सुनते ही मेरे दिमाग के सारे सवाल फूट पड़े और ठीक अगले ही पल गुस्सा मेरे सिर तक चढ़ गया। मैं मन ही मन चिल्लाया, तुमने ये सब कब किया? मुझे पता तक नहीं चला। मूफान ने बहुत ही लापरवाही से जवाब दिया, जब तुम मुर्दे की तरह सो रहे थे। फिर उसने पूरी तरह बेफिक्र होकर कहा, तुम हर छोटी चीज के बारे में इतना सोचते हो? आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, डरने की क्या बात है? जब तुम खुद वो कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए तो मुझे तुम्हें एक धक्का देना पड़ा। मैं गुस्से से भर गया। तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरे शरीर का इस्तेमाल किया। मेरा सीना गुस्से से भारी हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरी सीमा लांघ दी हो। इजाजत के बिना? मूफान मेरी बात सुनकर हंसा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे शरीर पर मेरा भी आधा हक है, तो तुम इसे बिना इजाजत कैसे कह सकते हो? और वैसे भी
तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं तुम भी यही चाहते थे। तुम उस घर से भागना चाहते थे। मैंने बस तुम्हें तुम्हारी सच्ची इच्छा समझने और पहला कदम उठाने में मदद की। उसने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरा पूरा शरीर गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में मैंने अपने सामने वाली सीट पर जोर से मुक्का मारा। बैंग! बस में अचानक हुई आवाज सुनकर सभी यात्रियों की नजरें मेरी ओर घूम गईं। सब मुझे अजीब तरह से देखने लगे। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने तुरंत सिर झुका लिया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। आसपास देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। तभी अचानक मेरी पीठ के पीछे से धातु के टकराने की क्लिंक क्लिंक आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा और अपने हाथ से पीछे महसूस किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पुराना स्कूल बैग मेरी पीठ पर लटका हुआ था। लेकिन मैं तो यह बैग घर पर छोड़ आया था। इसके अंदर क्या था? मेरे मन में सवाल उठा। मुझे साफ याद था कि किताबों और स्टेशनरी के अलावा इस बैग में ऐसा कुछ नहीं था जिससे ऐसी आवाज आ सके। क्या मोफान ने इसमें कुछ रखा था? खोल कर देखो, खुद ही पता चल जाएगा। मोफान की आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे ये पूरा मामला उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। मैंने गुस्से में बैग उतारा और अपनी गोद में रख लिया। फिर उसकी जिप झटके से खोली, लेकिन अंदर जो देखा उसे देखकर मैं पूरी तरह जम गया। बैग में एक भी किताब नहीं थी। अंदर सिर्फ एक मुड़ा हुआ कागज और एक युआन के सिक्कों के ढेर थे। इतने सारे सिक्के थे कि बैग लगभग भरा हुआ था। पहले जो क्लिंकिंग आवाज आ रही थी वो इन्हीं सिक्कों से आ रही थी। मैं चौड़ी आंखों से बैग को घूरता रहा। मेरे बैग में इतने सारे एक एक युआन के सिक्के कैसे आए? ये पैसा कहाँ से आया? ये आसमान से तो गिरा नहीं होगा। कैसा लगा? हैरान हो? मोफान ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में गर्व साफ झलक रहा था। मैंने उसे जवाब नहीं दिया। मैंने बैग से एक सिक्का निकाला और अपनी आंखों के सामने लाकर ध्यान से देखा। यह सचमुच एक युआन का सिक्का था। जैसे ही मुझे यकीन हुआ कि पैसा असली है, मैंने तुरंत बैग में हाथ डाला और सिक्के गिनने लगा। मेरी उंगलियां एक एक करके सिक्कों पर चलीं और क्लिंकिंग की आवाज आती रही। मैंने दोबारा गिना। न एक कम न एक ज्यादा, ठीक 20 सिक्के। 20 एक युआन के सिक्के, मतलब मेरे पास सचमुच 20 युआन थे। 20 युआन उस समय मेरे लिए किसी बहुत बड़ी दौलत से कम नहीं थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपने हाथों में इतना पैसा नहीं देखा था। यह पैसा, मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन डर और हैरानी से मेरे मुंह से शब्द ठीक से नहीं निकल पा रहे थे। मेरे पूछने से पहले ही मोफान ने खुद सच बता दिया। उसकी आवाज पूरी तरह बेफिक्र थी, जैसे पैसे चुराना कोई बड़ी बात ही ना हो। मैंने चुराए हैं। मैं पहले से ही जानता था कि यह पैसा मेरे बैग में अचानक अपने आप नहीं आ सकता था। नहीं, तुमने पैसे कैसे चुराए? अगर माँ को पता चल गया तो वो मुझे फिर बुरी तरह मारेगी। मैं इतना डर गया कि लगभग रोने लगा। चिंता मत करो, उसे पता नहीं चलेगा। मोफान का लहजा इतना आत्मविश्वास से भरा था कि उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? माँ घर का सारा पैसा रोज गिनती है। वो हर पैसे का हिसाब रखती है और ये पूरे 20 युआन हैं। उसे जरूर पता चल जाएगा। मैं उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह पैसा तुम्हारी माँ का नहीं है। मैंने इसे तुम्हारे पिता की छिपी हुई बचत से लिया है। मोफान ने थोड़े गर्व के साथ ये कहा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरे पिता के पास भी छिपा हुआ पैसा है? मुझे विश्वास नहीं हुआ। उस समय पिता की तनख्वाह नकद आती थी। हर महीने जिस दिन उनकी तनख्वाह आती, माँ जल्दी घर आ जाती और पिता के लौटने का इंतजार करती बैठी रहती। जैसे ही पिता घर में कदम रखते, वे अपना तनख्वाह का लिफाफा माँ के हाथों में रख देते। वे उसमें से एक पैसा भी छिपाने की हिम्मत नहीं करते थे। माँ लिफाफे से सारे पैसे निकालती, उन्हें एक एक करके मेज पर फैलाती, ध्यान से गिनती और फिर एक छोटी नोटबुक में पूरा हिसाब लिखती। एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए था। जब माँ पैसे गिनती, पिता पास में चुपचाप खड़े रहते, इतने चुप कि वे ऐसे लगते जैसे कोई बच्चा जिसने गलती की हो और डांट का इंतजार कर रहा हो। कभी कभी मैं उत्सुकता से मेज पर रखे पैसों को देखने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही माँ की नज़र मुझ पर पड़ती, मैं तुरंत सिर झुकाकर वहां से चला जाता। इसीलिए इतने सालों से मैं सोचता रहा कि पिता के पास भी मेरी तरह एक भी अतिरिक्त पैसा नहीं है। लेकिन अब मुझे पता चला कि वे माँ से चुपके से पैसे बचाते थे। यह तथ्य पिता के बारे में मेरी छवि पूरी तरह बदलने वाला था। तुम्हें कैसे पता कि पिता के पास पैसा है? और यह भी कैसे पता कि उन्होंने उसे कहाँ छिपाया है? मैंने हैरानी से पूछा। यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मोफान ने जानबूझकर रहस्य बनाए रखा। ठीक है, मत बताओ, मुझे वैसे भी उतनी दिलचस्पी नहीं है। मैंने बाहर से नाराजगी दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। अच्छा, मैं मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें इतना क्यों परेशान करता? मोफान आखिरकार हंसते हुए बोला। तुम्हारी यादों में कई छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें तुम नजरअंदाज कर देते हो, और जो चीजें तुम्हारे सोते समय तुम्हारे आसपास होती हैं उन्हें तुम शायद बाद में भूल जाते हो, लेकिन मुझे सब कुछ साफ याद रहता है। मैं उसकी बातें ठीक से समझ नहीं पाया। मोफान ने आखिरकार सीधे कहा, सीधी सी बात है, मुझे तुम्हारे पिता के गुप्त पैसे की जगह पता है। अब और सवाल मत पूछो। कहाँ है? तुम्हारे माता पिता के कमरे में, अलमारी में,
सबसे नीचे वाले खाने में अंदर गहराई में कुछ खाली डिब्बे रखे हैं। उनमें से एक में एक एक युआन के सिक्के भरे हुए हैं। तुम्हारे पिता काफी लंबे समय से इन्हें बचा रहे हैं। मैं हैरान रह गया। पिता ने इतनी गुप्त जगह पर पैसे छिपा रखे थे। मैंने मन ही मन सोचा। मैंने हमेशा पिता को सीधा साधा और माँ के सामने पूरी तरह दबा हुआ समझा था, लेकिन उन्होंने भी माँ से छिपाकर अपनी छोटी सी बचत कर रखी थी। मोफान ने गंभीरता से कहा, तो अब तुम समझ गए। तुम्हारे सीधे साधे पिता भी कुछ चीजें छिपाते हैं, तो तुम इतना क्यों डरते हो? अगर तुम्हारे पिता को पता भी चल गया कि 20 युआन गायब हैं, तो वे कुछ नहीं कह पाएंगे। आखिरकार उन्होंने पैसे छिपाए ही क्यों थे? वे तुम्हारी माँ को कैसे बताएंगे? मैं चुप हो गया। उसकी बातों में कुछ सच्चाई थी। मैं बैग में रखे उन सिक्कों को देखता रहा। मेरे दिमाग में कई तरह के विचार चल रहे थे। मोफान की आवाज अचानक गंभीर हो गई। दूसरों के बारे में इतना सोचना बंद करो। कभी कभी अपने बारे में भी सोचा करो। अगर तुम उन लोगों के प्रति भी अपनी अच्छाई दिखाते रहोगे जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, तो आखिर में सिर्फ तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। वो एक पल रुका और फिर बोला, लीनो, मैं जानता हूं कि तुम दिल के अच्छे हो। तुम बहुत नरम दिल के हो और कभी जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए अब से अगर तुम खुद चोरी करने या गलतियां करने जैसी चीजें नहीं करना चाहते, तो ठीक है, मैं तुम्हारी जगह ऐसी चीजें कर दिया करूंगा। मैं बैग में रखे उन 20 सिक्कों को देखता रहा। मोफान के शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मेरे दिल में अचानक एक गर्माहट भर गई। मेरी आंखें हल्की नम भी हो गईं। काफी देर चुप रहने के बाद मैंने आखिरकार धीरे से कहा, ठीक है, ये ठीक है। अगर तुमने पहले ही मान लिया होता तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोफान की आवाज फिर से खुश हो गई। हाँ, और एक बात, बैग में एक कागज भी है। उस पर तुमने दिन में अपने पिता का पता लिखा था। उनके कार्यस्थल का फोन नंबर भी वहां है। मैंने तुम्हारे लिए पूरा रास्ता भी पता कर लिया है। बस से उतरने के बाद तुम्हें सीधे बस स्टेशन से दूसरी बस पकड़नी होगी। मोफान मेरे दिमाग में पूरे रास्ते को एक छोटे निजी गाइड की तरह समझा रहा था। उसने पहले से सब कुछ तैयार कर लिया था। मैंने बैग को अपने सीने से कसकर पकड़ लिया और उसकी बातें सुनता रहा। किसी कारण से मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट और दर्द दोनों था। धन्यवाद मोफान, मैंने धीमी और रूंधी आवाज में कहा। यह पहली बार था जब मैंने दिल से उसे धन्यवाद दिया। मैंने बैग को और भी कसकर पकड़ लिया और मोफान की बातें सुनता रहा, जो मेरे लिए एक छोटे से देखभाल करने वाले दोस्त की तरह सब कुछ सोच रहा था। धन्यवाद मोफान। मोफान ने जो योजना पहले से बना रखी थी, उसके मुताबिक जब हम बेबी बस स्टेशन पहुंचेंगे तो स्टेशन के बाहर कई निजी टैक्सी चालक होंगे जो यात्रियों को बुला रहे होंगे। वे आसपास के इलाकों में जाते थे। बेबी से पिता के कार्यस्थल तक ऐसी गाड़ी में जाने का खर्च सिर्फ 2 युआन था, बस से सस्ता और ज्यादा सुविधाजनक भी। वहां पहुंचने के बाद मुझे किसी छोटे अखबार के स्टॉल या दुकान से एक सार्वजनिक फोन ढूंढना था। फिर मुझे पिता को फोन करके उन्हें आने के लिए कहना था। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि इस योजना में कई खामियां थीं, लेकिन उस समय यह योजना मुझे बिल्कुल सही लग रही थी। बस काफी देर तक झटके खाती हुई चलती रही। मेरे दिल में घबराहट और उत्साह दोनों थे। आखिरकार बस धीरे धीरे स्टेशन में दाखिल हुई। लाउड स्पीकर पर घोषणाएं शुरू हो गईं। मैंने तुरंत अपना बैग सामने लाया और उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। मुझे डर था कि अंदर रखे पैसे और पिता का पता कहीं खो न जाए। फिर मैं धीरे धीरे दूसरे यात्रियों के साथ बस से उतर गया। पहली बार मैं किसी बड़े शहर में अकेले आया था। मेरे सामने सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें थीं। हर तरफ अजनबियों की भीड़ और अनजानी आवाजें थीं। हर चेहरा मेरे लिए अजनबी था। मैं तुरंत घबरा गया। मैंने बैग को और भी कसकर पकड़ लिया। मेरी हथेलियों में पसीना आने लगा। माँ हमेशा कहती थीं कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वहाँ चोर, झपटमार और यहाँ तक कि बाइक सवार लुटेरे भी होते हैं। वो हमेशा कहती थीं कि मुझे कभी अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने सीने से सटे बैग को देखा। उसमें मोफान द्वारा चुराए गए पूरे 20 युआन थे। यही मेरा एकमात्र पैसा था। अगर यह भी चोरी हो गया तो मेरे पास वापस जाने या आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए मुझे हर कीमत पर इसे बचाना था। जैसे ही मैं स्टेशन के बाहर पहुंचा, मैंने कई लोगों को जोर जोर से चिल्लाते सुना, योंगचुआन, योंगचुआन, 10 युआन, बस 2 सीटें और चाहिए, हेचुआन, आखिरी सीट बची है, जल्दी बैठो, गाड़ी तुरंत निकल रही है, चांगशो, चांगशो जा रहे हैं, जल्दी आओ। अलग अलग जगहों पर जाने वाले लोगों की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। मैं हर आवाज को ध्यान से सुनने लगा। थोड़ी ही देर में मैंने किसी को गुआन ब्रिज के लिए पुकारते सुना। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने आवाज की दिशा में देखा। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने काली जैकेट पहनी हुई थी और मुंह में सिगरेट दबा रखी थी। उसके हाथ में एक सफेद बोर्ड था जिस पर गुआन ब्रिज लाल अक्षरों में साफ लिखा हुआ था। अपना बैग पकड़कर मैं धीरे से उसके पास गया। फिर ऊपर देखते हुए पूछा, अंकल, गुआन ब्रिज जाने का कितना लगेगा? उस आदमी ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसने कोई अजीब चीज देखी हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा,
फिर मेरे पीछे देखा। उसके माथे पर बल पड़ गए। अकेले आए हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं अकेला हूं। उसने फिर मुझे ध्यान से देखा, फिर अपने मुंह से सिगरेट निकाली, जमीन पर फेंकी और पैर से कुचल दी। मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मना कर देगा। मैं वहीं जम गया। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। जब तक तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। उसने भारी स्थानीय लहजे में समझाया। अगर रास्ते में तुम्हारा परिवार आ गया और बोला कि मैंने बच्चे को अगवा किया है, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर से अलग से पैसे भी डूबेंगे। अपने लिए मुसीबत पैदा करने का कोई फायदा नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं काफी हद तक समझ गया। वो सिर्फ इसलिए मुझे ले जाने से डर रहा था क्योंकि मैं अकेले यात्रा करने वाला बच्चा था। उसे डर था कि मेरे माता पिता बाद में उस पर बच्चे को ले जाने या अगवा करने का आरोप लगा सकते हैं। उस समय शहरों में सुरक्षा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका डर कुछ हद तक समझा जा सकता था। लेकिन फिर भी मेरा दिल टूट गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रास्ते की पहली बाधा इतनी बड़ी होगी। मूफान की पूरी योजना यहीं धरी की धरी रह गई। मैंने अपने होंठ चबाए और वहां से आगे बढ़ गया। मैंने सोचा शायद कोई दूसरा ड्राइवर मुझे ले जाने को तैयार हो जाए, लेकिन मैंने अभी 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि पीछे से उसी आदमी की आवाज आई, अरे बच्चे, 1 मिनट रुक। मेरे कदम तुरंत रुक गए। मेरे मन में उम्मीद जागी। क्या उसने अपना फैसला बदल दिया? क्या अब वो मुझे ले जाने को तैयार था? मैं तुरंत मुड़ा और वापस उसके पास गया। अंकल, क्या हुआ? क्या आप मुझे ले जाएंगे? वो आदमी नीचे बैठ गया ताकि उसकी आंखें मेरी आंखों के बराबर आ जाएं। उसने मुझे ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, सच बताओ, तुम अकेले घर से भागे हो, है ना? घर वालों से झगड़ा हुआ है? ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरी आंखें अपने आप इधर उधर भागने लगीं और मैंने बैग को और भी कसकर पकड़ लिया। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, मैं घर से नहीं भागा हूं। मेरे पिता गुआन ब्रिज पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो आदमी मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मैं लोगों को पढ़ने में माहिर हूं। तुम जरूर घर से भागे हो। सच बताओ, घर वालों से झगड़ा हुआ है? उसकी नज़र इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे वो मेरे दिमाग की सारी बातें पढ़ सकता है। मेरी घबराहट और बढ़ गई। मुझे लगा जैसे मैं तुरंत वहां से भाग जाऊं। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, गलत मत समझिए। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर जवाब दिया और फिर तुरंत जाने के लिए मुड़ा। डरो मत बच्चे, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। भाग क्यों रहे हो? उसने अपनी जेब से एक बड़ी व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी निकाली और मेरी ओर बढ़ाई। ये लो, खाओ, बहुत मीठी है। नहीं धन्यवाद अंकल, मुझे जल्दी जाना है। मैंने मना करते हुए हाथ हिलाया और जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में डर बढ़ता जा रहा था। ओह, ले लो, ये सिर्फ एक कैंडी है, इसमें क्या बुराई है? मैं सच में अच्छा आदमी हूं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे मना करने के बावजूद उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती कैंडी मेरी हथेली में रख दी। मैंने कैंडी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैं डरा हुआ भी था और घबराया हुआ भी। वो आदमी फिर पूछने लगा, तुम्हारा घर कहाँ है? इतने छोटे बच्चे हों और अकेले घूम रहे हों। अकेले बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। चलो, अंकल तुम्हें घर छोड़ देगा। मैं तुम्हें बिल्कुल सुरक्षित वहां पहुंचा दूंगा। उसकी आवाज़ अब पहले से नरम थी। उसने अपना बोर्ड दीवार से सटाया और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैंने उसे देखा। काफ़ी समय से सिगरेट पीने की वजह से उसके दांत पीले और काले हो गए थे। उसे देखकर मुझे अचानक घिन आने लगी। तभी मूफान की आवाज़, जो कई दिनों से मेरे दिमाग में खामोश थी, अचानक गूंजी, भागो।